जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नई सीरीज में। पीसीएस जो कि एग्जाम 12 अक्टूबर को है और आरओ एआरओ का भी एग्जाम आने वाला है। उसके लिए हमने ये राज्य व्यवस्था पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। 50 क्वेश्चंस का आज टेस्ट होगा, टाइमर चलता रहेगा। ठीक है, हमने आपसे जो वादा किया था 2500 क्वेश्चंस का, वो उम्मीद करेंगे कि 12 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लें। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे। करंट अफेयर्स की अलग से एक टेस्ट सीरीज चल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, टाइमर चलता रहेगा, आप इसमें आंसर दीजिएगा और बाद को कमेंट करके जाइएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। आप अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, एक बार आप लेवल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आसान क्वेश्चन नहीं है। जैसे पूछे जाते हैं, आयोग पूछता है, वैसे ही पूछे जाएंगे। यूपीएससी वाले भी देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो उसी राज्य व्यवस्था नामक किताब से आए हुए हैं। ये एम लक्ष्मीकांत हो गई, डीडी बसु हो गई, जो भी आप लोग किताबें पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, टाइमर चलता रहेगा और आप उसको समय के अंदर आंसर दीजिएगा और देखिएगा आपको कितने आते हैं कितने नहीं। तो पहला चैप्टर जो है वह संवैधानिक विकास वाला चैप्टर ही पहला जो किताब में लगा है वहीं से है। उद्देशिका, नागरिकता, यहाँ से आज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न एक बिना समय गवाए आपका टाइमर शुरू होता है अब। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद बनाई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की। चौथा कह रहा है गवर्नर जनरल को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति दी गई। सही उत्तर चुनना है आपको, केवल 1 2 3, केवल 2 और 4, 1 और 3, 1 2 3 4। तो हमें पता है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है। गवर्नर जनरल को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति इसमें नहीं दी गई थी, तो आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, टाइम शुरू होता है अब। आप भी पढ़िए, आंसर दीजिए। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। नंबर 2, भारत सचिव का पद बनाया गया था। नंबर 3, वायसराय का पद पहली बार प्रकट हुआ। नंबर 4, भारतीयों को विधान परिषद में बहुमत दिया गया। सही उत्तर का चयन करना है आपको, कौन से सही उत्तर हैं। हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में खत्म कर दिया गया था क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद भारत सचिव का पद भी बनाया गया था। वायसराय का पद पहली बार प्रकट हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वायसराय पहला कौन बनता है भारत का। भारतीयों को विधान परिषद में बहुमत दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय तो हम बहुत ज्यादा अभी संघर्ष में थे। तो इसका आंसर होगा 1 2 और 3। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइमर शुरू होता है अब। 1909 के मार्ली मिंटो सुधार से क्या क्या हुआ। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नंबर 2, विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। नंबर 3, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय हो गया। नंबर 4, भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। तो 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार जो आता है उसमें पहला तो सही है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन किया ही गया था। संख्या तो बढ़ाने शुरू कर ही दी थी इन लोगों ने, लेकिन द्विसदनीय व्यवस्था 1909 में नहीं थी। ये कब थी, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था, ये भी सही है। तो 1 2 4, 1 2 4 आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू कर दी गई थी और भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था। सही उत्तर आपको बताने हैं। तो ये भी आसान है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है। चौथा सही नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन,
बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से इधर की जो भारत शासन अधिनियम है, चाहे वह 1919 का हो, 1909 का हो, 1935 का हो, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। इनको अच्छे से देखकर जाइएगा। एक क्वेश्चन संवैधानिक विकास से अवश्य आपको मिल जाता है। 1935 में क्या हुआ? प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। क्या? संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। संघीय विधानसभा को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा गया। अगर संघीय विधानसभा को पूर्ण स्वायत्तता दे दी जाती तो मसला ही हल हो जाता। यानी तीसरा तो सही नहीं होगा। तीसरा सही नहीं होगा तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो अपने आप आंसर सही हो जाएगा ए। 1 सही है। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। तो माउंटबेटन योजना के बाद 1947 का जो है वह आता है। मॉर्ले, मिंटो और चेम्सफोर्ड वाला तो आपने देख ही लिया। चलिए प्रश्न 6 टाइम शुरू होता है अब। संविधान सभा के संदर्भ में बातें बतानी है। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसका पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए थे। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा तो नहीं चुने गए थे, ये चुने गए थे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। तो अब चौथा तो गलत हो गया। चौथा जैसे ही गलत हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब यहाँ पे डाउट हो सकता है कि प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, लेकिन यहाँ पर प्रथम शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ केवल लिखा गया है अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 वाला ही बच रहा है, तो हम इसको सही मानकर ही चलेंगे। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, वहां जो अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 1, 2, 3 वाला ही ऑप्शन आपके पास है, तो वही सही करके आना है। प्रथम अध्यक्ष कहता तो अवश्य 3 वाला ऑप्शन गलत हो जाता। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो डरना नहीं है, समझ के काम करना है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसीलिए मैंने बोला 50 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं, हर प्रश्न पे मंथन किया गया है, और जो आपके दिमाग में बात चल रही है वह भी इसी उद्देश्य से बनाया गया है, क्योंकि एग्जाम में वह चीज भी होती है जो आपके दिमाग में चल रही है, मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 7 टाइम शुरू होता है अब। भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में बातें बतानी है। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या सबसे लंबा लिखित संविधान है? यह संघीय व एकात्मक दोनों विशेषताएं रखता हुआ है। यस। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया था। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है? जी हाँ दोस्तों, इसे 26 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया, बल्कि 26 नवंबर और 1949 को अपनाया गया था, इसलिए चौथा गलत है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत है। संविधान की आत्मा किसने कहा है प्रस्तावना को, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। संविधान की आत्मा किसने कहा है प्रस्तावना को? प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। संविधान सभा की कार्रवाई के संबंध में बातें बतानी है। इसकी कार्रवाई हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती थी। क्या दोनों भाषाओं में होती थी? ये नया क्वेश्चन आपके लिए होगा। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, सबको पता होता है। प्रारंभ में संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया पहली बार। आसान, टफ, मॉडरेट सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें सभी सही है। हिंदी अंग्रेजी में हुई थी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 22 भाग 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, सबको पता है। 299 सदस्य थे, तो आंसर हो जाएगा इसका
डी वाला सही। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम शुरू होता है अब। भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव कौन सा कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, निदेशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिए गए हैं, संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया है, आपातकालीन प्रावधान जो है वह जर्मनी से लिए गए हैं। कौन से सही होंगे? 1 और 3, 2 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। समय समाप्त होता है आपका। इसके चारों आंसर सही हैं। हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं, निदेशक तत्व तो हमने आयरलैंड से लिया है, संसदीय शासन ब्रिटेन से ही लिया था और आपातकालीन प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टाइम शुरू होता है अब। संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाओं में से एक है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, यानी कि हम आजाद हुए थे उससे पहले ही राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया गया था क्या? क्योंकि हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और मौलिक कर्तव्य 26 जनवरी 1950 से लागू हो गए। ये क्वेश्चन बढ़िया है। आपका समय समाप्त होता है अब। हमें पता है मौलिक कर्तव्य 1950 में लागू नहीं हुए थे, ये बाद को आए थे। चौथा जैसे ही आप गलत करेंगे आपको तीनों आंसर सही मिल जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अभी तक जो 10 क्वेश्चन आप देख रहे थे उसमें अधिकतर ऑप्शन आपको ए सही लग रहा होगा। कई बार एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। आप प्रश्न करते हैं, आपको कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम सी 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 सी, और जब ज्यादा सी 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 हो जाता है तो आपको लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको दिए गए कि अगर कई बार लगातार एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, ए या बी या सी, तभी भी डरना नहीं है। आप अगर सही हैं तो सही हैं, ठीक है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी होगा, सारे क्वेश्चन ए वाले थोड़ी सही होंगे। तभी ये पहले 10 क्वेश्चन आपको इसीलिए बताए गए कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। प्रश्न 11 पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। 1833 का चार्टर एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद सृजित किया गया। कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया था 1833 में। भारतीयों को पहली बार विधान परिषद में नामित किया गया। लॉ कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 2 1 2 4 1 3 1 2 3 4 चारों सही है। कौन सा सही होगा? आपके कुछ सुझाव हैं तो आप बताइएगा, अगली वीडियो से उसका निवारण अवश्य किया जाएगा। तो इसका आंसर सही होना चाहिए। पहला तो सही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद सृजित किया गया था। कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। भारतीयों को पहली बार विधान परिषद में नामित किया गया, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए। लॉ कमीशन की स्थापना हुई, मैकाले आ गए थे आपको पता है, तो इसका आंसर बी होगा। 1 2 और 4 तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट जो है वह गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय शुरू होता है अब। 1853 का चार्टर एक्ट, सारे चार्टर एक्ट, सारे जो 1919 1909 के अधिनियम है वह सब आपके रिवाइज हो जाएंगे इस वीडियो से। आपका उद्देश्य पूरा रिवाइज हो जाएगा, सॉरी उद्देश्य का प्रस्तावना, आपकी नागरिकता रिवाइज हो जाएगी। 1853 का चार्टर एक्ट, कल हम मौलिक अधिकार वाला पोर्शन करेंगे। विधानमंडल और कार्यपालिका को अलग किया गया। पहली बार खुली प्रतियोगिता द्वारा आईसीएस भर्ती की अनुमति दी गई। विधान परिषद का विस्तार किया गया। भारत सचिव का पद बनाया गया। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। विधानमंडल और कार्यपालिका को अलग किया गया था। आईसीएस भर्ती जो पहले प्रतियोगिता नहीं होती थी, प्रतियोगिता के द्वारा काम किया जाना शुरू हुआ। विधान परिषद का विस्तार भी किया गया था। लेकिन चौथा वाला गलत है। भारत सचिव का पद 1853 में नहीं बनाया गया, ये बाद को बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 2 और 3।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। विधान परिषद में भारतीयों को नामित करने की अनुमति दी गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। विधायिका में विधि निर्माण की शक्ति दी गई। केंद्रीय विधान परिषद द्विसदनीय बना दी गई। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या कहता है? मॉक टेस्ट का उद्देश्य यह भी है कि आपका रिवाइज हो जाए सब कुछ। समय समाप्त होता है अब। तो हमें पता है द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ नहीं बनाई गई थी। विधान परिषद में भारतीयों को नामित करना शुरू कर दिया गया था। पहले किसको नामित किया गया था, उनके नाम आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये भी सही है, अध्यादेश जारी करने का आदेश मिला था गवर्नर जनरल को और विधि निर्माण की शक्ति विधायिका में हो गई थी। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन और समय शुरू होता है अब। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 पहला अधिनियम था जो कांग्रेस के बनने के बाद आया। 1885 में कांग्रेस बनी थी, तो 1892 से कांग्रेस के द्वारा जो मांग की जाने लगी उनका भी कुछ न कुछ उसमें छाप दिखाई देती है। क्या विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हो गई? परिषदों की शक्तियों में प्रश्न पूछने का अधिकार शामिल हो गया। परिषदों को पूर्ण विधायी अधिकार दिए गए। पहली बार निर्वाचन में सम्मिलित किया गया। भारतीयों को भी पहली बार निर्वाचन में सम्मिलित किया गया था। पहली बार जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपको पता होना चाहिए पहली बार। तो इसका जो दूसरा, पहला चौथा है वह सही है, तीसरा वाला गलत है। परिषदों को पूर्ण विधायी अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन ये सही है कि भारतीयों को पहली बार निर्वाचन में सम्मिलित किया जाने लगा। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4। उद्देश्य एकमात्र है कि आपका इस सीरीज से सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से सीधे आपको मिलेंगे, भले ये स्टेटमेंट में है, कोई वन लाइनर आ जाए, कोई कथन कारण में आ जाए, लेकिन आपको प्रश्न मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल बना। तीसरा है मताधिकार सीमित था। चौथा है संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहां से मताधिकार तो मिल गया था लेकिन सीमित था, ये सही है। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल भी बनाया गया, ये भी सही है। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ, आप जानते हैं, वह भी सही है। लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 का अधिनियम था, ना कि 1919 का अधिनियम। तो 1, 2, 3 कहाँ है? ए ऑप्शन में 1, 2, 3 आपके दिख रहे हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1935 का अधिनियम, समय शुरू होता है अब। प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कर दिया गया था। भारतीय संघ की स्थापना कर दी गई थी। संघीय विधानसभा को पूर्ण शक्ति दे दी गई थी। तो अभी हमने बताया संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1935 के तहत की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी और 1935 का जो अधिनियम है वह साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर आया था। लेकिन ये दोनों गलत हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। भारतीय संघ की स्थापना नहीं हुई थी, संघीय विधानसभा को पूर्ण शक्ति नहीं दी गई थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में आपको बात बतानी है। इसका उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चौथा है कैबिनेट मिशन ने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। चार स्टेटमेंट के क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो जाए। तो हमें पता है चौथा वाला ऑप्शन सही नहीं है, स्वतंत्र राष्ट्र कैबिनेट मिशन के द्वारा नहीं घोषित हुआ था। 9 दिसंबर 1946 सही है। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसका दूसरा अधिवेशन भी पूछ लिया जाता है, वह 13 दिसंबर को हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, दूसरा अधिवेशन 13 दिसंबर 1946।
संविधान सभा का गठन करना, ये भी उद्देश्य सही था। तो 1, 2 और 3 के साथ जाएंगे। ये ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। समय शुरू होता है अब। संविधान सभा के बारे में आपको बताना है। नंबर 1, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये तो दोनों सही हैं। क्वेश्चन आगे वाले स्टेटमेंट के लिए बनाया गया है। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बने थे। संविधान सभा का अध्यक्ष पद जीवन पर्यंत रहा। आपका क्वेश्चन ये तो दोनों सही है, सबको पता होगा, इसलिए बनाया गया है। इन दो स्टेटमेंट पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अध्यक्ष याद कर लेते हैं, उपाध्यक्ष नहीं याद करते, तो आपको उपाध्यक्ष भी याद करके जाना है। तो पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा भी सही है। उपाध्यक्ष जो थे वह एच.सी. मुखर्जी थे, लेकिन चौथा सही नहीं है। जीवन पर्यंत कोई पद नहीं था, आप जानते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है, 1, 2 और 3 बस यही होना चाहिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और समय शुरू होता है अब। संविधान सभा में कुछ समितियां बनाई गई थी। उन समितियों पे क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, आप वो नोट करके जरूर याद कर लें। नंबर 1, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। प्रारूप समिति में क्या 7 सदस्य थे? उद्देशिका समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे। पहला तो आपको सही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। क्या 7 सदस्य थे या 6 सदस्य थे? 7 सदस्य थे या 6 सदस्य थे? 7 ही थे। सातों के नाम आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जाइए याद करिए। उद्देशिका समिति जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव पढ़कर और पास कराया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। मूल अधिकार की समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी नहीं थे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन थे। 3 सही है, 1, 2, 3। जो मैं बताता हूँ वह आप रिवाइज करके रखिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। संविधान सभा की विशेषताओं के बारे में बताना है। यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी। अभी ऊपर पढ़ के आए थे, पहला तो सही है। इसमें कुल 389 सदस्य थे, बाद में 299 ही रह गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। तो यह भी सही है। इसकी कार्रवाई अंग्रेजी व हिंदी में हुई। अभी पीछे पढ़ के आए थे तो रिवाइज करना है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ। ये भी पढ़ के आए थे, शायद रिपीट हो गया, तो ये वाला गलत है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर पूछ दिया गया तो कई लोग गलत कर सकते हैं कि अंग्रेजी में हुई थी। ऐसा नहीं है, अंग्रेजी व हिंदी दोनों में कार्रवाई हुई थी। ठीक है, चलिए 21 नंबर पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। संविधान सभा से संबंधित तथ्य। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, बताइए। यस। संविधान बनाने में कुल खर्च 64 लाख रुपए आए थे। ये भी कई बार पूछ दिया गया है, तभी मैंने इसको भी शामिल कर लिया। तो दूसरा भी सही है, 64 लाख रुपए आए थे। तीसरा, संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11 हुए थे का 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में सिर्फ 11 अधिवेशन? सही है, 11 ही हुए थे, डाउट नहीं रखना है दिमाग में। संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया था। तो हमें पता है ये वाला गलत है। 26 जनवरी 1950 को नहीं, बल्कि नवंबर में अंगीकृत किया था। 1946 में अंगीकृत, आत्मार्पित, समर्पित, ये शब्द 1949 26 नवंबर के दिन होते हैं। तो आंसर क्या सही होगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए 22 पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णय। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यस। राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यस। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यस।
राष्ट्रीय गीत 1952 में अपनाया गया था। क्यों राष्ट्रीय गीत से ऐसा क्या है कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक ये सब पहले अपना लिए गए, राष्ट्रीय गीत को 1952 के लिए छोड़ दिया गया? क्या ऐसा हुआ था? नहीं। तो ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है कि भाई ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि राष्ट्रीय गीत हम बात को ला रहे हैं। तो चौथा आंसर नहीं सही होगा, बल्कि पहला सही होगा, 1, 2 और 3। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और बेहतर होता जाएगा। पहली वीडियो है इसीलिए थोड़ा सा आपको इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान की संरचना। प्रारंभ में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 25 भाग थे। आसान क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको भी गलत करके आते हैं। इसके लिए इतने समय रखते हैं, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। ऐसे भी आ जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि टफ ही पूछे जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताइए। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। यस। यह संविधान की न्यायिक व्याख्या का आधार है। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। यह संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। कई केस भी हुए हैं जो बताते हैं कि संविधान अंग है कि नहीं, संविधान न्यायिक उसके अंतर्गत आता है या नहीं, वह सब आपको केस भी पता होने चाहिए। तो इसका चौथा वाला आंसर गलत है, संविधान का अभिन्न अंग है। चौथा गलत हुआ, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। 25 संविधान की विशेषताएं। क्या विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? यस। इसमें संघीय व एकात्मक दोनों तत्व हैं। यस। इसमें मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख है। यस। क्या केवल ब्रिटिश संविधान पर आधारित है? तो ये सही नहीं होगा। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 26 समय शुरू होता है अब। बढ़िया क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनर्वीक्षण कनाडा से लिया गया है। पुनरीक्षण होना चाहिए यहाँ पर। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, डीपीएसपी आयरलैंड से। तो अभी हम ऊपर देखकर आए थे, समय न गंवाकर बी वालों को काट देते हैं। दूसरा गलत होता है तो बचता है सी 134 क्योंकि अमेरिका भी सही है, जर्मनी भी, आयरलैंड भी। न्यायिक पुनरीक्षण जो है वह कनाडा से नहीं लिया गया है। चलिए 27 पे चलते हैं, समय शुरू होता है अब। संघीय विशेषताएं। लिखित संविधान। यस। सर्वोच्च न्यायालय का होना हमारे यहाँ है। संघ व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन हमारे यहाँ विभाजन है। किस अनुसूची में है विभाजन? ये बताइएगा किस अनुसूची में है? राष्ट्रीय, केंद्र और अवशिष्ट शक्तियां। संसद की सर्वोच्चता तो नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है, संसद की नहीं है। ये वाला सही होगा 1, 2, 3। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता नहीं है। किस देश में संसद सर्वोच्च है? कमेंट में बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। एकात्मक विशेषताएं। एकात्मक विशेषताएं किसे कहते हैं? कहा जाता है ना, देश हमारा कई बार एकात्मक हो जाता है। एकात्मक मतलब केंद्र की ओर झुका हुआ, केंद्र ही सर्वे सर्वा है, केंद्र ही शक्तिशाली है। ऐसी विशेषताएं क्या दिखाती हैं? संविधान कठोर है तो इससे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को फायदा होगा क्या? नहीं, एकात्मक विशेषताओं में ये नहीं आएगा। एकल नागरिकता। यस, पूरे देश की एक नागरिकता है, यानी पूरे देश का मतलब संघीय सरकार राज्यों की होती तो राज्य में फायदा होता, तो उसे एकात्मक नहीं कहते हैं। आपातकालीन प्रावधान जो लगाए जाते हैं उसमें आप जानते हैं कि केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हो जाती हैं, तो ये भी एकात्मक है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता होगी तो उसमें केंद्र और राज्य तो बराबर ही के हिस्सेदार होंगे, ना कि। तो 2 और 3 सही है, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तैयार रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। आपातकालीन प्रावधान। भारत में 3 प्रकार की आपात स्थिति का प्रावधान है। राष्ट्रपति,
आपातकाल लागू कर सकता है। संविधान सभा ने इन्हें जर्मन संविधान से लिया है। इन्हें पहली बार 1919 के अधिनियम में जोड़ा गया था। पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा तो अभी 2 बार देख कर आए हैं। बात तो बस चौथे पे फंसी हुई है। इन्हें पहली बार 1919 के अधिनियम में जोड़ा गया था। अगर आपको ये पता भी नहीं है, कुछ लोग यहाँ सोचने लगते हैं सही है कि गलत है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि चौथा पूछा इसलिए नहीं गया कि आपको पता है कि नहीं, चौथा इसलिए डाला गया कि आप अपना प्रेजेंस दिखा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसका कोई महत्व ही नहीं है चौथे का। 1, 2, 3 आपको पता है सही है तो आंसर आ जाता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि नहीं पता होने के बावजूद भी सही हो जाएगा। समझ गए आप? चलिए 30 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसमें क्या क्या हुआ था? इसे लघु संविधान कहा जाता है, यस कहा जाता है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, यस जोड़े गए। अखंडता भी होता तो जोड़े जाते। अगर यहीं पे लिखा होता इसमें केवल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। शब्दों का खेल है बाबू भैया। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, यस। यहीं पे लिखा होता कि इसमें 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। राष्ट्रपति को विशेष विधायी शक्ति दी गई, ऐसा कुछ नहीं था, कोई विशेष विधायी शक्ति नहीं दी गई थी। 1, 2, 3 ढूंढो कहाँ है, सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन फंसा सकता है वह भी मैंने बता दिया। चलिए 31 पे चलते हैं। प्रस्तावना शुरू होती है। प्रस्तावना की बात करते हैं। उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। समय शुरू होता है अब। पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। समाजवादी शब्द मूल संविधान में था क्या? उद्देशिका भारत को एक गणराज्य घोषित करती है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था। उद्देशिका में बंधुता शब्द का उल्लेख नहीं है। आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। उद्देशिका में बंधुता शब्द का उल्लेख है, यस, ये गलत हो जाएगा। चौथा गलत हुआ, ये दोनों कट हो गए। समाजवादी शब्द मूल संविधान में था, गलत है। पहला भी गलत हो गया तो आंसर बचा 2 और 3। सही आंसर 2 और 3 होगा, यस, ऑप्शन बी 2 और 3। चलिए बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे अब आप। 32 आप शेयर भी कर सकते हैं, ऑप्शन होता है शेयर का। लाइक कमेंट तो कर ही दिया होगा। 32 आपका टाइमर शुरू हो गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका में न्याय 3 क्षेत्रों में देने की बात कही गई है। दूसरा है हम भारत के लोग से संविधान की उद्देशिका शुरू होती है। हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु। तीसरा है अखंडता शब्द संविधान के मूल पाठ में था। चौथा है उद्देशिका को न्यायालय द्वारा संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। तो आपको ये पता है तीसरा गलत है, अखंडता शब्द संविधान के मूल पाठ में था, गलत है। तो पहले तो तीसरा जहां जहां वहां कट करो, ये आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। फिर क्या है, उद्देशिका को न्यायालय द्वारा संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, ऐसा नहीं है, हिस्सा माना गया। तो जहाँ 4 है वो भी गलत करो, तो 1 और 2 आंसर सही हो जाएगा। जी हाँ, 1 और 2 सही है। उद्देशिका को पहले कहा गया संविधान का हिस्सा नहीं है, फिर कहा गया संविधान का हिस्सा है, लेकिन उसकी अलग आइडेंटिटी नहीं होगी, वो संविधान के साथ है तभी उसको मान्य होगा। 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उद्देशिका एक प्रकार की प्रस्तावना है जो संविधान के उद्देश्य को दर्शाती है। दूसरा है उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में उद्देशिका को अप्रासंगिक माना। चौथा है उद्देशिका में स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका 4 वाला तो गलत है, उद्देशिका में स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर होना चाहिए 1 और 2, क्योंकि अप्रासंगिक माना केशवानंद भारती केस में, ये भी गलत है। तभी मैंने आपको बोला
केशवानंद भारती केस हो गया, और भी केस हैं जो उद्देशिका से रिलेटेड हैं, वह आपको तैयार करके रखने हैं, क्वेश्चन वहां से आता है। चलिए 34 पे चलते हैं, समय शुरू होता है अब। उद्देशिका के उद्देश्य निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं? हमें जो उद्देशिका में स्वतंत्रता दी गई है वह कैसी स्वतंत्रता दी गई है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रता। ट्रेम्बल पूरा रटा होना चाहिए, क्वेश्चन वहां से बन जाता है। ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे पता है आपके दिमाग में कोलाहल चल रहा है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 1, 2, 3। कहीं भी संपत्ति की बात नहीं की गई है उद्देशिका में, और ये अब मौलिक अधिकार भी नहीं रह गया है। हाँ, कानूनी अधिकार आज भी है, ये ध्यान रखिएगा, संपत्ति वाला इस अनुच्छेद में है। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 300 के अंतर्गत इसे होना चाहिए। मैं सही हूं या गलत, ये आप बताइएगा। चलिए 35, समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1, उद्देशिका को संविधान के अनुच्छेद 1 में शामिल किया गया है। क्या उद्देशिका संविधान के अनुच्छेद 1 में है? संविधान की उद्देशिका में जनता को सर्वोच्च शक्ति का स्रोत माना गया है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 42वें संविधान ने उद्देशिका में कोई परिवर्तन नहीं किया। चौथा है, उद्देशिका में भारत को संप्रभु कहा गया है। तो इसमें मैं अगर पकड़ता एग्जाम में तो मैं यहां से लिखता कि 42वें संविधान में संशोधन उद्देशिका में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये गलत है क्योंकि 3 शब्द जोड़े गए थे। तीसरा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब बचा 1, उद्देशिका को संविधान के अनुच्छेद 1 में शामिल किया गया है या नहीं? तो ये भी हमें पता है कि 1 में शामिल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सॉरी, ये भी गलत हो गया। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ट्रिकी का था क्वेश्चन, मजा आया ना क्वेश्चन में? चलिए आगे और भी बढ़िया बढ़िया हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। आपके प्यार के हिसाब से देखा जाएगा कि कितनी मेहनत करनी है इस चीज में। 2500 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो पीसीएस में और आरओ में बहुत मजा आएगा। और ये तो एम लक्ष्मीकांत से बने हैं, तो यूपीएससी वालों को भी मजा आएगा इसमें। उद्देशिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणराज्य का अर्थ है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि राज्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देगा। बंधुता का उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। उद्देशिका में न्यायपालिका शब्द का उल्लेख है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। समय समाप्त होता है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आप यहां भी अटके होंगे दूसरे वाले में कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है, मुझे पता है, लेकिन बात सही है, राज्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देगा। 37 नंबर पे चलते हैं, समय शुरू होता है अब। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसलिए आपको पता होना चाहिए उद्देशिका कैसे बनी, किसने इसको प्रस्तावित किया था, कब किया था, ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। यह संविधान के पहले पृष्ठ पर स्थित है। उद्देशिका को संविधान का न्यायिक रूप से लागू करने योग्य हिस्सा माना गया है। यह सिर्फ प्रतीकात्मक दस्तावेज है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपके हिसाब से होगा 1 और 2। तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। क्यों तीसरा गलत? क्योंकि लिखा है उद्देशिका को संविधान का न्यायिक रूप से लागू करने योग्य हिस्सा माना गया है, जबकि ऐसा नहीं है। उद्देशिका को पूरे संविधान के साथ पढ़ेंगे तो उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। ऐसी चीजें बातें कही गई हैं, जितने केस हैं वो आप पढ़ेंगे तब आपको अच्छी चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन यहाँ से फंसाने वाला बन सकता है। प्रतीकात्मक दस्तावेज, इसका कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभाव नहीं होता तो क्यों रखा गया होता इसमें, और हम क्यों पढ़ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उद्देशिका में उल्लेखित समानता किन क्षेत्रों में है? अवसर की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता है, कानून के समक्ष समानता है,
संपत्ति का समान अधिकार है। किस किस चीज की समानता की बात उद्देशिका में की गई है? समानता की बात, न्याय की बात, स्वतंत्रता की बात, ये सब आपको रटे होने चाहिए। इसका आंसर देख लेते हैं 1 2 3। संपत्ति वाला जो ऊपर देख कर आए थे उसी को नए फ्रेम में बनाकर आपसे पूछ लिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 39 चलते हैं। समय शुरू होता है अब। उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने ही बाद में उद्देशिका का रूप ले लिया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपको पता है पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उद्देशिका संविधान का न्यायिक दृष्टि से बाध्यकारी भाग है। उद्देशिका भारत की नागरिकता को परिभाषित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान की प्रस्तावना और मार्गदर्शक तत्व माना है। बढ़िया क्वेश्चन है। 1 4 1 2 3 2 4 या 2 3, तो इसका 1 और 4 आंसर सही है। बाध्यकारी भाग नहीं है और कोई परिभाषित नहीं किया गया इसमें नागरिकता को, लेकिन ये जरूर है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में आया था वही बात को उद्देशिका बन गया। प्रस्तावना, मार्गदर्शक तत्व, ये सब बातें कही गई हैं। केस वह भी आपको याद होने चाहिए जिसमें उद्देशिका के बारे में चीजें बताई गई हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। निम्न कथनों पर विचार करें। हम भारत के लोग वाक्य संविधान की लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है। उद्देशिका के सभी शब्द संविधान के अनुच्छेदों में भी दोहराए गए हैं। क्या उद्देशिका के सभी शब्द हैं जो बाद को संविधान के अनुच्छेदों में भी दोहराए गए हैं? उद्देशिका एक स्वतंत्र, पूर्णतः पृथक दस्तावेज। क्या पृथक है उद्देशिका संविधान से? चौथा है संविधान में किए गए संशोधनों से उद्देशिका में परिवर्तन संभव है। तो ये तो उद्देशिका में परिवर्तन हुआ ही था। कौन सा विकल्प चुनेंगे आप? तो इसका आंसर होना चाहिए 1 और 4। हम भारत के लोग, ये ठीक है क्योंकि सभी शब्द संविधान के अनुच्छेदों में दोहराए गए हैं तो सभी के ऊपर डाउट जाएगा आपका। स्वतंत्र, पूर्णता, पृथक दस्तावेज है तो ये भी आपको पता है, मैंने अभी बता ही दिया था। हाँ, परिवर्तन संभव है उद्देशिका में क्योंकि ऑलरेडी परिवर्तन हुआ है तो उससे भी आपको पता है। 41 चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, 30-30 सेकंड में आप आंसर दीजिए और आगे बढ़े। संविधान की उद्देशिका में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? न्याय की बात हुई है, स्वतंत्रता की बात हुई है, समानता की बात हुई है, लेकिन धर्म की बात नहीं हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म। चलिए 42 पे चलते हैं। संविधान की उद्देशिका किसके द्वारा लागू की गई है? क्या भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है, भारत की जनता के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या भारत की संसद के द्वारा? किसके द्वारा संविधान की उद्देशिका लागू की गई? तो हम पढ़ते हैं उद्देशिका में पहली लाइन, हम भारत के लोग भारत को भारतीय जनता के द्वारा ये सब काम किए गए हैं, ना कि संसद वगैरह। प्रश्न 43, भारतीय संविधान की उद्देशिका किस देश के संविधान से प्रेरित है? हमने मूल अधिकार किससे लिए थे? अमेरिका से। हमने डीपीएसपी किससे लिया था? हमने आपातकाल किससे लिया था? तो हमने उद्देशिका किससे ली है? उद्देशिका भी हमने अमेरिका की संविधान से ही ग्रहण की है। चलिए 44 चलते हैं। एक मिलान वाला क्वेश्चन है, कॉलम ए कॉलम बी। उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हुआ था संविधान सभा में, बाद को वही प्रस्तावना बन गया, उद्देशिका बन गया। क्या बात? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव आया था जो कि सेकंड मीटिंग थी। पहली 9 दिसंबर को ही थी जहां सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्ष बनाए गए थे। 13 दिसंबर वह मीटिंग थी जिसमें पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चन भी जो मैंने बोले इम्पोर्टेंट है, नहीं समझ में आया बैक करके जाओ, फिर से पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ वह 1976 को हुआ। तो इसमें सभी सही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, टी का 4। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर को। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 45, नागरिकता पे कुछ क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है? आप तो नागरिक ही हैं, मतलब किसी और को नागरिकता अगर लेनी हो भारत की तो वह किस प्रकार से ले सकता है? एक तो जन्म के द्वारा,
एक वंश, हमारा वंशावली देख लो आप, हम भारत के नागरिक हैं। पंजीकरण करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जैसे बाहर के लोग करा लेते हैं। प्रकृतिकरण के द्वारा, प्रकृतिकरण भी आपने पढ़ा होगा। ये चारों ऑप्शन सही होने चाहिए। जी हाँ, चारों तरीकों से हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम, कोई और जो भी आए वो, हम तो हैं ही पहले से नागरिक। किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? संसद अगर नागरिकता पे कानून बनाना चाहे तो वह किस अनुच्छेद के तहत बनाएगी? 10, 11, 5, 9। तो अनुच्छेद 11 के तहत कानून बना सकती है, उसको अधिकार है। चलिए 47 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल कितने तरीके बताए गए हैं कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था जन्म, वंशावली, प्रकृतिकरण, रजिस्ट्रेशन। यहाँ पूछा गया है कितने तरीके से हम ग्रहण कर सकते हैं भारत की नागरिकता। हम मतलब कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। तो वो 6 तरीके हैं, पढ़ लो। एक तो जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण, ऊपर देखकर आए वही है। 2 और हैं, क्षेत्र में समावेशन, और तीसरा है विशेष प्रावधान। ये 6 तरीके हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। चलिए 48 पे चलते हैं, आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो भाग 2 में है, ठीक है। ऐसे भी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो वह भी आपके लिए शामिल किए गए हैं। 49 हमने प्राप्त करना तो देख लिया, भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। कैसे समाप्त किया जा सकता है? त्याग द्वारा, निरसन द्वारा, समाप्ति द्वारा। तीनों तरीके हैं, आप तीनों तरीकों से भारत की नागरिकता त्याग सकते हैं। एक ये भी है कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता स्वयं ही, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्रश्न 50, अखंडता शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 44वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 52वां या 61वां? 1976, 44वां संविधान संशोधन? नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो आप बताइएगा 50 में से कितने आपको क्वेश्चन सही लगे। कोई आपका सुझाव है तो दीजिएगा, अगले वीडियो से उसको माना जाएगा। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर कर ही दिया होगा। जय हिंद, जय भारत।